हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर रिज्यूम में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ हेलो एल्कीन्स के बारे में। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो हम लोग देखे थे केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन के बारे में, जिसमें हम लोग 3 पढ़ना था और उसको कंप्लीट भी हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट था हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड था एलिमिनेशन रिएक्शन और थर्ड एंड लास्ट था रिएक्शंस विथ मेटल्स के बारे में। ठीक, जिसमें हम लोग रिएक्शन विथ मेटल्स में 2 मेटल के साथ रिएक्शन कराना था। पहला था सोडियम मेटल के साथ और सेकंड था मैग्नीशियम मेटल के साथ। जब सोडियम मेटल के साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे थे किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, तो उस रिएक्शन को बोला जा रहा था वुड्स रिएक्शन। ठीक, अगर वही मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर रहा था तो उसको बोलते थे ग्रिगनार्ड रिएक्शन, और उस जो प्रोडक्ट बन रहा था लास्ट में ग्रिगनार्ड रिएजेंट के द्वारा उसको बोलते थे ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स के बारे में, और इसमें हम लोग एक ही पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक, तो एनसीईआरटी एक बात लिखती है अपने शब्दों में कि जो एराइल हैलाइड होते हैं, यानी एराइल हैलाइड आर extremely less reactive towards nucleophilic substitution reaction towards न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, है ना। अगर इसका हम पहले बात करें तो जो एल्काइल हैलाइड था उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से हो जा रहा था, लेकिन जो एराइल हैलाइड होते हैं इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही एक्सट्रीम होता है। मतलब बहुत ही, अगर हम विगोरस कंडीशन में जाएंगे, टेम्परेचर को हाई करेंगे, प्रेशर को हाई करेंगे, तब जाके इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, अदरवाइज में हो ही मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो इसके एक्सट्रीम कंडीशन होने के लिए या फिर एक्सट्रीम कंडीशन क्यों होता है, क्यों नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, तो इसके लिए एनसीईआरटी में 4 रीजंस दिए गए हैं। ठीक है, तो हम उसको 1 बाय 1 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो एराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। इसके कई रीजन्स हैं, 4 है बेसिकली। पहला है रिजोनेंस इफेक्ट। पहला है क्या चीज़, रिजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि जो एराइल हैलाइड होते हैं वह क्या शो करते हैं, रिजोनेंस शो करते हैं। ठीक, सेकेंड है डिफरेंस इन hybridization, difference in hybridization of carbon atom in CX bond, है ना। यानी जो एराइल हैलाइड होते हैं और एल्काइल हैलाइड होते हैं उनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है अलग होता है। हम देखेंगे आगे कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं उसमें sp3 होता है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, वाइल जो एराइल हैलाइड होते हैं उनका जो कार्बन का अथवा हाइब्रिडाइजेशन होता है वह sp2 होता है ना। और हम जानते हैं जो जिसमें S करेक्ट जितना अधिक पाया जाएगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पावर उतनी अधिक होती है ना। आगे बात करेंगे इसके बारे में, पहले देख लेते हैं कौन कौन से रीजन्स हैं जिसके कारण से एराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही कम होता है। थर्ड है हम लोगों का इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। और फोर्थ एंड लास्ट है ड्यू टू पॉसिबल रिपल्सन between
बेंजीन रिंग एंड न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन रिंग एंड न्यूक्लियोफाइल में कुछ रिपल्सन्स होते हैं जिसके वजह से इसमें न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन बहुत ही कम होता है। सो बेसिकली हमारे पास 4 रीजन्स हैं जिसके वजह से एराइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत ही विगरस कंडीशन होता है या फिर बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। सो इसमें पहला हम लोगों का रिएक्शन रेजोनेंस इफेक्ट। पहला ये है कि जो एराइल हैलाइड होते हैं वो रेजोनेंस इफेक्ट दिखाते हैं। सेकेंड है कि इनका जो एराइल हैलाइड में जो कार्बन का जो CX बॉन्ड में जो कार्बन एटम होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन अलग होता है। थर्ड है इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन, यानी जो फिनाइल केटायन का स्थायित्व होता है बहुत ही लेस होता है, बहुत ही अस्थायी होता है ना। और चौथा है पॉसिबल रिपल्सन ड्यू टू बिटवीन बेंजीन रिंग एंड न्यूक्लियोफाइल के बीच में। ठीक, तो पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए देख कर ना, फिर इसको हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। सो हम लोग देखेंगे कि रेजोनेंस इफेक्ट के वजह से इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम क्यों होता है ना। तो एक बार हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। कि यहाँ जैसे मान लीजिए ये बेंजीन है और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है ना। इसकी रिएक्शन करवा दिए मान लीजिए NaOH के साथ, है ना। तो ये जो यहाँ पर NaOH होता है, जो यहाँ पर हम लोग क्या होता है NaOH होता है, ये क्या करता है जो इसमें से OH रहेगा वह एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है ना। न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है तो ये क्या करता है कि यहाँ से जो ये हाइड्रोजन एटम है इसको उसके प्लेस से रिप्लेस कर देता है ना। तो ये हटाकर इसको हटाकर ये आ जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन में होता है, मतलब ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि इसमें यहाँ पर जो कार्बन है, यहाँ पर जो कार्बन है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, इसके बीच में क्या होता है कि जब रेजोनेंस होता है तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है। क्या आता है? पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है, जिसके वजह से इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना। जैसे मान लीजिए कोई एक डंडा है, यहाँ पर स्टिक है, तो इसको आप आसानी से ब्रेक कर लेंगे। लेकिन स्टिक साथ इसी के बराबर एक और डंडा यहाँ आ जाए तो इसको कंपैरेटिवली ब्रेक करने में पहले के हिसाब से इसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। क्योंकि यहाँ पर डबल फोर्स हमको लगाना होगा। पहले क्या था, एक था तो इसको टूट जाता, अब डबल आ गया तो इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो क्या होगा, जब यह रेजोनेंस शो करता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। डबल बॉन्ड आ जाने की वजह से यह यहाँ से ब्रेक नहीं हो पाता। जब ब्रेक नहीं हो पाएगा तो यहाँ का जो OH है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, जाएगा यहाँ पर, इसको हटा नहीं पाएगा। जब हटा नहीं पाएगा तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ हो नहीं पाएगा। ठीक, तो देख लेते हैं इसका रेजोनेंस इफेक्ट किस प्रकार से दर्शाया जाता है। यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का हैलाइड या हैलोजन, और यहाँ पर इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, है ना। तो हम आगे देख रहे हैं कि इसमें रेजोनेंस इफेक्ट किस प्रकार से आता है। तो यहाँ देखिए हैलोजन के पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये इसमें से एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ का जो डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है ना। जिसके वजह से अगला जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से बनता है। यहाँ सिंगल बॉन्ड पहले से मौजूद था और यहाँ पर पार्शली डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर हैलोजन था और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट किया है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना। और यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले से मौजूद था और यहाँ पर भी था, है ना। आगे क्या होगा, आगे कि यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर आएगा और यहाँ का जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर आएगा, है ना। तो अगला क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर पहले से मौजूद है X, यहाँ पर प्लस रहेगा, है ना। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर ही पहले था, है ना। ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर आया और यहाँ पर आने से इसकी जो कार्बन की वैलेंसी हो गई 5 हो गई। जैसे ही 5 हो गई, यहाँ का जो डबल बॉन्ड इसको ब्रेक करना पड़ा, ब्रेक करके यहाँ पर माइनस चार्ज के रूप में शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आगे क्या होगा कि आगे ये नेगेटिव चार्ज इस पर आएगा और यहाँ का जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट होगा, है ना। यहाँ पर जब शिफ्ट होगा
तो अगला क्या बनेगा स्ट्रक्चर, तो यहाँ आप देखिए पहले ही डबल बॉन्ड है, यह नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा एक और डबल बॉन्ड, और जैसे ही यहाँ आएगा इसका डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना। और यहाँ पर पहले से ही क्या है, डबल बॉन्ड है, पार्शियली डबल बॉन्ड, और यहाँ पर प्लस चार्ज। ठीक, आगे क्या होगा कि आगे जो यहाँ पर जो माइनस चार्ज है वह यहाँ पर आएगा, और यहाँ का जो पार्शियली डबल बॉन्ड बना हुआ था ब्रेक करके हैलोजन के पास वापस चला जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा। आगे यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ का जो डबल बॉन्ड था हाइड्रोजन पर चला गया, तो जहाँ से आया वहाँ पर चला गया। तो यहाँ कुछ इस प्रकार से इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो CX बॉन्ड है, जो यहाँ पर जो CX बॉन्ड है इसके बीच में डबल बॉन्ड है ना, यहाँ इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो पहले इस जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक करेगा, तभी नहीं इस हाइड्रोजन को हटा कर अपने स्थान पर लगेगा। तो इसको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। जब डबल बॉन्ड आ गया तो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, है ना। तीसरी यहाँ पर आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाता। तो पहला हो गया हम लोगों का रिजोनेंस इफेक्ट, ड्यू टू रिजोनेंस इफेक्ट, है ना। आगे क्या था कि हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों का एराइल हैलाइड है, यहाँ पर हम लोग क्या है, एराइल हैलाइड है, और यहाँ पर है हैलोजन ग्रुप, है ना। और यहाँ पर कोई एल्काइल हैलाइड है CH3C, और यहाँ पर H, और यहाँ पर हैलोजन है ना। यहाँ पे कार्बन रहता है, हम लोग शो नहीं करते, लेकिन यहाँ पर कार्बन होता है ना, हर एक जॉइंट के पास एक एक कार्बन है यहाँ पर, है ना। और एक एक हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो नहीं करते, यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन रहता है। सो हम लोग इस पर फोकस करेंगे। यहाँ पर जो CX बॉन्ड है, CX बॉन्ड में जो कार्बन एटम है इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालेंगे, है ना। चलिए निकालते हैं। तो इसका निकालेंगे, देखिए जितना सिग्मा बंद होता है ना, अगर मान लीजिए हमारे पास या किसी कार्बन का के पास 4 सिग्मा बंद है तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो उसका होता है sp2। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका होता है sp, है ना। और आगे जाएंगे तो अगर 5 सिग्मा बंद होगा तो होता है sp3d, इसको आप लोग जानते होंगे। तो हम अगर इस कार्बन की बात करें तो यह कार्बन एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना। और हम लोग जानते हैं कि जो एक सिंगल बॉन्ड होता है उसमें बस एक सिग्मा बॉन्ड होता है, अगर जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ देखिए एक सिग्मा ये हो जाएगा, ये एक सिग्मा और ये पाई हो जाएगा, और ऊपर एक सिग्मा। तो इस कार्बन से कितने सिग्मा बंद हैं, 3 सिग्मा है। जब 3 सिग्मा है तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 आ गई। ठीक, यहाँ की बात करते हैं हम लोग। यहाँ CH3 CH2 और कार्बन, यहाँ देखें कार्बन, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, तो पहले निकालेंगे सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और यहाँ 4 सिग्मा। जब 4 सिग्मा होता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 होगा। तो यहाँ पे sp2 आया और यहाँ क्या आया, sp3। अब इसका क्या मतलब है, हाइब्रिडाइजेशन से क्या मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो उसको देखते हैं। आप लोग एक बात पता होगा कि जिसमें S कैरेक्टर ज़्यादा होता है, जिसमें S कैरेक्टर ज़्यादा होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही हाई होता है। फिर से सुनिए, जिस हाइब्रिडाइजेशन में या जिस कार्बन की S कैरेक्टर जितनी ज़्यादा होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर अधिक होती है। मीन्स उसको जो शेयर पेयर्ड किए गए इलेक्ट्रॉन है अपनी ओर आकर्षित करने की जो टेंडेंसी है वो अधिक होती है। तो अगर हम देखें sp2 में, तो sp2 में इसमें जो S कैरेक्टर होता है वो अप्रोक्सीमेटली
3.33% होता है, जबकि पी में कितना होता है 66.67 समथिंग होता है परसेंटेज। इसमें देखेंगे तो हम लोग इसमें देखेंगे तो इसमें एस करेक्टर sp3 में एस करेक्टर आएगा 25% और पी करेक्टर कितना आएगा 75%। तो हमको लेना किससे है, बस लेना देना एस से है। तो इसमें देखिए 25% एस करेक्टर है, इसमें 33.33% एस करेक्टर है। अब हम जानते हैं जिसमें एस करेक्टर जितना ज़्यादा रहेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर उतनी अधिक होगी, मतलब वह दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन के एस करेक्टर अधिक है तो ये क्या करेगा, यह कार्बन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन अच्छा जो हैलोजन होता है इसका ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर अधिक होती है, हैलोजन का होते हैं, है ना। और यहाँ पर कार्बन की भी हो जा रही है। तो जब हैलोजन अपनी ओर खींचेगा तो जो ये कार्बन है ये भी अपनी ओर खींचेगा, है ना। जैसे टैग वार नहीं होता है, टैग ऑफ वार, तो उसमें 2-3 लोग होते हैं, 2-3 लोग उधर से खींचते हैं, 2-3 लोग इधर से खींचते हैं। तो उधर मान लीजिए हैलोजन है ना, जैसे ये मान लीजिए रस्सी है और यहाँ पर 2 लोग हैं और यहाँ पर ऐसे 2 लोग हैं, है ना, इस तरह खींच रहे हैं और यहाँ पर 2 लोग हैं और यहाँ पर 2 लोग हैं, इस रस्सी को इधर खींच रहे हैं, ये इधर खींच रहे हैं, है ना, ये इधर खींच रहे हैं, ये इधर खींच रहे हैं, ठीक। तो ये रस्सी किधर जाएगी, है ना। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 लोग हैं, यहाँ पर 2 लोग हैं, ठीक। तो ये रस्सी इधर जाएगा, लेकिन ये आसानी से जाने नहीं देगा, इसकी पावर भले ही कम है लेकिन ये तो है नहीं कि आएगा तुरंत लेके चला जाएगा, कुछ ना कुछ भाई ये दोनों तो फोर्स लगाएंगे ना पीछे की ओर। तो ठीक उसी प्रकार हैलोजन तो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है ही, लेकिन कार्बन भी थोड़ी मूल्य है। तो वह जब हैलोजन खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, शेयर इलेक्ट्रॉन को, तो उसी समय जो कार्बन वो भी अपनी तरफ खींचेगा जान लगाकर, है ना। तो वो जो जितनी आसानी से पहले जाना चाहिए वह उतनी आसानी से नहीं जा पाएगा क्योंकि कार्बन भी यहाँ खींच रहा है। तो यहाँ ना कहीं यहाँ का जो बॉन्ड है ब्रेक करने से बच जाएगा। जबकि इसमें क्या है कि इसमें एस करेक्टर बहुत ही कम है, तो इसके कंपेयर में जो हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर होता है वह बहुत अधिक होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होता है अपने शिफ्ट खींच लेता है। जब खींच लेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज और इसके ऊपर प्लस चार्ज, है ना, जब ये निकल जाएगा तब। तो इसका यही है कि इसमें जो एराइल हैलाइड होते हैं इसका जो CX बॉन्ड में कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है वो sp2 होती है, जबकि एल्काइल हैलाइड में CX बॉन्ड के जो C कार्बन एटम होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितना होती है sp3 होती है। और इसमें एक्स करेक्टर बहुत ही अधिक होता है 33.33%, इसमें होता है 25%, और जिसमें एक्स करेक्टर जितने ज़्यादा रहेगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर उतना ही अधिक होती है, ठीक। आई होप यहाँ पर आप लोगों का जो पॉइंट है क्लियर हो चुका होगा। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक। हम लोग आगे चलते हैं हम लोग। यह सेकेंड था, थर्ड है इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। फिनाइल कैटायन, है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए एराइल हैलाइड हमारे पास है ना, इसका हमको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है। सो अगर मान लीजिए एक समय के लिए यहाँ से हैलोजन चल गया, यहाँ से मान लीजिए एक समय के लिए हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर अधिक हो गई, है ना। तो जब अधिक हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर मान लीजिए खींच भी लेता है अपनी ओर, अट्रैक्ट कर लेता है शेयर पर इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ से जो हैलोजन होगा वो तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं फिनाइल कैटायन, है ना। इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, फिनाइल कैटायन। अगर हम इस फिनाइल कैटायन की बात करें तो ये जो फिनाइल कैटायन होते हैं काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। कभी ऐसा चाहवा नहीं करेगा कि हमारे जो एराइल हैलाइड है इसमें से हैलोजन निकल जाए, क्योंकि जो ये बचेगा फिनाइल कैटायन ये बहुत ही क्या होता है, अनस्टेबल होता है। फिनाइल कैटायन बहुत अनस्टेबल होता है। तो अगर एक बार के लिए मान लीजिए कि अगर कार्बोकेटायन बन भी गया
तो इसमें बहुत अनस्टेबल होता है। जब बहुत अनस्टेबल होगा तो इसमें ना SN1 होगा ना SN2 होगा। SN1 होना चाहिए क्योंकि कार्बोकेटाइन बना है, लेकिन कार्बोकेटाइन बहुत ही ज़्यादा क्या है इसमें अनस्टेबल है, तो इसमें अनस्टेबल, तो इसमें SN1 भी नहीं हो पाएगा। SN1 कब होता है? जब उसमें कार्बोकेटाइन बनता है, और साथ ही साथ जो कार्बोकेटाइन बना वह स्टेबल भी होना चाहिए। अगर स्टेबल नहीं हुए हैं तो उसमें न तो SN1 तो भाई SN2 तो होगा नहीं करेगा, उसको बात ही छोड़ दो भाई, है ना। लेकिन SN1 भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो फिनाइल केटाइन है काफ़ी अनस्टेबल होता है। तो ये हो गया हम लोगों का इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन, है ना, थर्ड था। अब आगे है फोर्थ एंड लास्ट, ड्यू टू पॉसिबल रिपल्सन बिटवीन बेंजीन रिंग एंड न्यूक्लियोफाइल, है ना। ये लास्ट है हम लोगों का। सो इसमें क्या है कि अभी तो हम लोग किसको देख रहे थे? सिर्फ बेंजीन रिंग को देख रहे थे, मतलब एराइल हैलाइड को देख रहे थे। अभी हम किसका अटैक करवाने वाले हैं? न्यूक्लियोफाइल का। अगर उससे भी देखो पूछो कि वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है ना। जैसे ये हमारा हो गया एराइल हैलाइड, अब यहाँ पे ये है न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज। अब हम लोग अभी तक जो तीनों पॉइंट देखे हैं, इसके पहले वाला हम लोग किसके हिसाब से देखे हैं? यहाँ पर, यानी पहले देखे थे कि इसके बीच में रेजोनेंस इफेक्ट होता है जिसकी वजह से डबल बॉन्ड आ जाता है। फिर देखे हैं कि इसमें क्या होता है, इस कार्बन का जो एक्स करेक्टर काफ़ी हाई होता है। फिर तीसरा देखे हैं कि इसमें जो फिनाइल केटाइन बनता है काफ़ी अनस्टेबल होता है। अभी तक हम इसके बात ही नहीं कर रहे हैं भाई। जिसको अटैक करना है न्यूक्लियोफाइल को, उससे भी जाकर तो पूछो कि भाई तुम करना चाहते हो इस पर अटैक कि नहीं, है ना। भाई अटैक तो इसको करना है ना, तो इसका अगर इंटरेस्ट रहेगा इसमें तभी तक करेगा। अभी तो हम लोग इस पर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यह जिस पर होगा, है ना। तो अगर हम इसकी बात करें इस न्यूक्लियोफाइल की कि इस पर अटैक करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है इस पर भी कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और जो बेंजीन होता है यानी एराइल हैलाइड होते हैं, यह भी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। और साथ ही साथ जो न्यूक्लियोफाइल होता है तो इलेक्ट्रॉन रिच है ही, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। अब इसको और एग्जाम्पल द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास खूब सारा भोजन है ना, भी लॉकडाउन लगा हुआ था तो कई सारे जो देने योग्य थे भोजन या फिर जो इसके सहायता जो कर सके वह मतलब जाके दे रहा था। वह कहाँ पर दे रहा था? जहाँ पर खाने की कमी है या फिर जिसको खाना नहीं मिल पा रहा था उसको दे रहा था। अब वह ऐसा तो नहीं था कि जिसके पास खाना है वह उसको दे रहा है जहाँ जिसके पास खाना ऑलरेडी पहले ही है, वहाँ पर देगा जहाँ पर खाना की कमी होगी, है कि नहीं। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है यह भी इलेक्ट्रॉन रिच है, यह भी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये सोचेगा कि हम क्यों जाए इस पर अटैक करें, ये तो खुद ही जो इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास बहुत ही सारा धनी है, पैसा है इसके पास इलेक्ट्रॉन वाइज। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल मना कर देता है कि भाई हम तो धनी है ही, हमको जब किसी को देना होगा तो हम उसको देंगे जिसको कमी होगी इलेक्ट्रॉन की। अब ये पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसको क्यों दिया जाए, है ना। तो इंटरेस्ट ही नहीं रखेगा इस पर, यानी ये इंटरेस्ट नहीं रखेगा कि यानी कि यह कहेगा कि हमारे पास खुद का नेगेटिव चार्ज है, अधिक इलेक्ट्रॉन, हम उसको देंगे जहाँ पर कमी होगी भाई, इसको नहीं देंगे हम, है ना। तो इस हिसाब से जहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसके बीच में रिपल्शन होता है। जब रिपल्शन होता है, रिपल्शन क्यों होता है? क्योंकि जब यह रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं तो यहाँ पर हम जानते हैं जो आर्थो पोजिशन होता है और जो पैरा पोजिशन होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करता है? किसी यहाँ पर आर्थो करेगा, पैरा करेगा। जब जानेगा देखेगा जाएगा मतलब करने जाएगा तो देखेगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ भी है, नेगेटिव चार्ज यहाँ भी है और नेगेटिव चार्ज यहाँ भी है, तो कहेगा छोड़ो नहीं, हम करबा नहीं करेंगे हम अटैक, है ना। जब पहले से ही मौजूद है, सबके पास पैसा इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्यों करें अटैक, है ना। तो मना कर देता है। तो ये था कुछ रीजंस जिसके वजह से जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है एराइल हैलाइड में वो नहीं हो पाता, ठीक। अब आगे देख रहे हैं, ये तो हो गया हम लोग का चारों रीजंस। अब आगे जैसे कोई बंदा मन में ठान नहीं लिया
कि नहीं हम करवा करेंगे, चाहे जितना विगरस कंडीशन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस पर एराइल हैलाइड पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा करेंगे। तो उस कंडीशन में अगर कोई चाह ही रहा है कि हम जो एराइल हैलाइड है उस पर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करें ही, है ना, तो हमारे पास 4 रीजन्स थे। तो अगर हम वो चारों रीजन्स में कुछ ना कुछ कटौती करें तो इसमें से क्या चीज़ हम अगर हम सही करें कि अगर इसमें एराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाए तो उसको देखते हैं। तो पहला रीजन था हम लोगों का क्या था, रिजोनेंस इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट, है ना। और सेकेंड था हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड था फॉर्मेशन ऑफ या फिर फिनाइल केटायन, है ना, जो फिनाइल केटायन बन रहा था वह था। और लास्ट था हम लोगों का रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड एराइल हैलाइड यानी बेंजीन रिंग में। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर जो रिजोनेंस इफेक्ट है तो इसमें जाए जो भी कुछ करें, एराइल हैलाइड है तो ये रिजोनेंस शो करेगा ही, है ना, तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो शो करेगा ही। दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें भी हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये भी अपने आप कुछ भी करें हाइब्रिडाइजेशन इसका स्टेट sp2 रहेगा ही, तो इसमें भी नहीं हो सकता, है ना। अगला है तीसरा कि फिनाइल केटायन, तो फिनाइल केटायन तो भाई बनेगा ही, है ना, यानी जब हैलोजन निकल जाएगा तो जो लास्ट में बचेगा फिनाइल केटायन ही बनेगा ना। लास्ट हम लोग का रिपल्सन है, प्रतिकर्षण है। तो अगर हम इसमें कुछ चीज़ों को बदले या कुछ लगाएं जिसके वजह से इसमें रिपल्सन कम हो तो शायद बात बन जाए, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर चलिए मान लीजिए हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, ठीक, इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना। तो अगर हम ऐसा कराएंगे इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे H2 के उपस्थिति में साथ, तो इसको कराने के लिए हमको चाहिए 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब जाके कहीं इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और फिनॉल बनेगा, ठीक। ये तो हो गई सिंपल, मतलब इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं किए, इसको इतना हम टेम्परेचर देंगे, इतना प्रेशर देंगे, इतना विगरस, तब जाके इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और लास्ट में हमें क्या बनेगा, फिनॉल हमको मिलेगा, है ना। लेकिन अगर हम इसमें जब रिजोनेंस शो हो रहा था, इफेक्ट दिखा रहा था, इस पर जो नेगेटिव चार्ज था वह कहाँ पर आ रहा था, एक तो आ रहा था आर्थो पर और आ रहा था पैरा पर। तो अगर हम कुछ ऐसे ग्रुप को आर्थो या पैरा पर लगा दें जिसकी वजह से उस पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड थोड़ा कम हो जाए, तो हो सकता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसका इंटरेस्ट बेंजीन रिंग पर आ जाए कुछ, है ना। तो चलिए करके देखते हैं। हम एक कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम पैरा पर लगा देते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे मान लीजिए NO2 हो गया ना, COOH हो गया या फिर CHO हो गया, इसको क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है अंदर। तो अगर इस पर लगा देंगे, लगा करके फिर अगर हम इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे NaOH के साथ और H2O, तो यहाँ को जो टेम्परेचर था 623 केल्विन वह उससे घट कर थोड़ा कम हो जाता है, यह हो जाता है टेम्परेचर इसका 443 केल्विन और प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से इसका जो टेम्परेचर है ड्रास्टिकली घट करके 443 केल्विन हो गया, है ना। यानी क्या किया, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा था, न्यूट्रॉन का क्लाउड यहाँ पैरा पोजीशन पर आ रहा था रिजोनेंस इफेक्ट के वजह से, यह क्या किया कि अपनी ओर खींच लिया। जब खींच लिया तो जो न्यूक्लियोफाइल था उसका इंटरेस्ट कुछ इस पर आ गया, है ना। जब आ गया तो इस पर क्या होगा, तो यहाँ पर जैसे Cl पहले था, है ना, तो यहाँ पर जो Cl था यह इसको रिप्लेस कर देगा, तो इस पर आ जाएगा क्या चीज़ OH और यहाँ पर NO2 पहले से ही था, तो हमारा ये बन जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो टेम्परेचर था पहले था
623 केल्विन। जैसे एक हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को इसमें लगाएं तैसे इसका जो टेम्परेचर था इतना घट गया, यानी जो इसका टेम्परेचर में प्रेशर था बहुत ही डिक्रीज हो गया। अब हम लोग और क्या करते हैं कि एक और ग्रुप लगाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करें। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है ना, पहले पर लगा हुआ था यहाँ पैरा पर NO2। हम क्या करते हैं एक और लगाते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। चलिए हम लोग आर्थोप लगाते हैं। जब आर्थोप लगा कर किसका रिएक्शन फिर से करवाएं NaOH के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना, और जो पहले टेम्परेचर इतना लग रहा था 443 केल्विन वह घट करके हो जाता है 368 केल्विन। पहले देखिए क्या था 623 केल्विन था जब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं लग रहा था। जब पहले दूसरे में क्या किया कि यहाँ पर विथड्रॉइंग ग्रुप लगाए पैरा पोजीशन पर तो इसका टेम्परेचर ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया अप्रोक्सीमेटली 200 केल्विन। यहाँ पर इसका हो गया 443। वैसे ही जैसे हम आगे का और लगा दिए इस आर्थो पोजीशन पर एक विथड्रॉइंग ग्रुप, उसका टेम्परेचर और कम हो गया 368 केल्विन हो गया। और हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा ये OH हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर ये नाइट्रो ग्रुप रहेगा और एक यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप रहेगा, है ना। तो हो जाएगा हम लोग का 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। ठीक, और क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक पोजीशन खाली है जो हम देख रहे थे इलेक्ट्रॉन जब रिजोनेंस इफेक्ट हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पा रहा था, आर्थो पा रहा था और पैरा पा रहा था। तो अभी तक हम लोग एक आर्थो पैराप लगा दिए हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और एक पैराप आर्थोप लगाए हैं। अभी एक आर्थो और बचा है, इस पर लगा के देखते हैं और क्या क्या टेम्परेचर कम हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या है फिनॉल है ना। अब हम क्या करें इसको तीनों पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं NO2 है ना। लगा कर फिर इसका हम रिएक्शन करवाएं NaOH के साथ, है ना। तब जब NaOH के साथ कराएं तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, यहाँ पर हो जाएगा OH, है ना। यहाँ पर हम लोग का रहेगा Cl क्लोरीन रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा OH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्वारा, और यहाँ पर हो जाएगा NO2 और यहाँ भी क्या हो जाएगा और NO2। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ जो टेम्परेचर था पहले 368 केल्विन था, जैसे ही क्या किया हम तीनों पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिए इसका टेम्परेचर एकदम कम हो गया। यानी कि हम खाली पानी को गर्म कर देंगे, वार्म कर देंगे, गर्म कर देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा आसानी से, है ना। तो यहाँ से हमको क्या सीखने को मिला कि पहली बात कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था एराइल हैलाइड में नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, इसके होने के लिए 4 रीजन थे हमारे पास। पहला था रिजोनेंस इफेक्ट के द्वारा, सेकेंड था हाइब्रिडाइजेशन जिसमें जो CX बॉन्ड था वहाँ पर जो कार्बन एटम था, कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन था वह sp2 आ रहा था। जब sp2 आ रहा था तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी था उतना ही अधिक हो जा रही थी, क्योंकि इसमें एक्सेलरेटर उतना ही अधिक था, है ना। जितना ज़्यादा एक्सेलरेटर उतना ही ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा। थर्ड था फिनाइल केटायन। तो अगर हम एक समय के लिए मान लेते हैं कि अगर उसमें से जो फिनाइल या फिर जो एराइल हैलाइड है यहाँ से अगर क्लोरीन निकल भी जाता है तो जो हमारा बचेगा इसको हम क्या बोल रहे थे, फिनाइल केटायन बोल रहे थे, है ना। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जब जाएगा तो ये माइनस निकल जाएगा और प्लस आ जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ ये इतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है कि इसमें SN1 भी नहीं हो पाता। SN1 कब होता है, जहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो, है ना। तो ये अनस्टेबल होने की वजह से इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाता। चौथा था हम लोगों का कि रिपल्सन, कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, और जो एराइल हैलाइड है के ऊपर वह भी क्या होता है इलेक्ट्रॉन वाइज के रूप में इलेक्ट्रॉन के हिसाब से रिच होता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल था वो मना कर दे रहा था अटैक करने से कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन अत्यधिक है तो हम वहाँ पर देंगे जहाँ पर कमी होगी, हम वहाँ पर थोड़ा ही देंगे जहाँ पर अधिक होगा, तो मना कर दे रहा था। तो अब हम देख रहे थे क्या क्या कंडीशन अगर हम इसमें से घटाए फिर कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाए। तो पहला था रिजोनेंस इफेक्ट, तो इसमें तो कोई भी हम छेड़छाड़ी नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी एराइल हैलाइड हो उसमें तो भाई रिजोनेंस इफेक्ट शो ही करेगा। सेकेंड था हाइब्रिडाइजेशन, ये भी वैसा ही रहेगा। तीसरा था फिनाइल केटायन, ये भी रहेगा। और चौथा था रिपल्शन बिटवीन बेंजीन रिंग एंड न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें हम थोड़ा सा कटौती किए हैं। हम क्या किए हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड था पहले आर्थो
पैराप आ रहा था, यहाँ क्या किया हम रिस्पेक्टिवली इस पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को कनेक्ट करते गए। जब पहली बार किए थे कनेक्ट तो इसका टेम्परेचर 623 केल्विन से घट कर कितना आ गया, 443 केल्विन आ गया। एक और लगा दिए हम लोग आर्थो पर तो उसका टेम्परेचर और कम हो गया, 368 केल्विन हो गया। एक और लगा दिए तो इसका टेम्परेचर और ही कम हो गया, गर्म हो गया, एकदम गर्म नहीं होगा मतलब थोड़ा ही गर्म किए पानी को, ये रिएक्शन हो गया आसानी से, है ना। तो ये था हम लोगों का रिएक्शन ऑफ हेलो रेस। इसको आप पॉज करके वीडियो एक बार नोट कर लीजिए, है ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।